दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करंट अफेयर्स के पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इतने सारे करंट अफेयर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसी तरह से जैसे पिछले 2 वीडियोज़ में डिस्कस किया था हमने, और ये भी वीडियो उसी तरह डिटेल में ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, देखिए, अबुआ वीर दिसोम अभियान। तो ये स्टार्ट किया गया है और ये 2 अक्टूबर 2023 यानी गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है तो ये थोड़ा सा देखते हैं। अबुआ वीर दिसोम अभियान 2023 का, तो देखिए, ग्राम स्तर पर जो वनाधिकार समिति हैं, इनका गठन और पुनर्गठन करने, और वन पर जो निर्भर लोग हैं और जो समुदाय हैं उनको वनाधिकार पट्टे दिए जाने के लिए यहाँ पर शपथ ली गई है। और यानी ये जो योजना है वो किसके लिए है तो वन अधिकार देने के लिए है, इसी के लिए इसको बनाया गया है। और वन अधिकार अभियान 2023, इसी को जो वन मंत्रालय है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वो इसका क्रियान्वयन करेगा और लोगों तक जो वनों का अधिकार है उसको ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया जाएगा। और राज्य के देख सकते हैं 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं ने यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति का जो पुनर्गठन है, ये 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक यहाँ पर होने वाला है। तो 30,000 से अधिक जो ग्राम सभाएँ हैं वो इसी वन अधिकार अधिनियम के तहत क्या करने वाली हैं तो वन अधिकार समिति बनाने वाली हैं। ठीक है, तो ये होगा। और उपायुक्त जो हैं, जो कमिश्नर हैं, वो अपने अपने ज़िलों में अक्टूबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में जिला स्तरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और बैठक करने के बाद जो भी वन अधिकार समिति बनने वाली है वो किस तरह से कार्रवाई करेंगी उसके बारे में आप देख सकते हैं कि भू अभिलेख, एक फॉरेस्ट मैप ये बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ताकि पता लगे कि ये जो समितियाँ बन रही हैं वो किस तरह से काम करेंगी या किन किन क्षेत्रों में ये समितियाँ रहेंगी। तो इसके अलावा एक एफआरसी सेल का भी गठन होगा, जिसमें जो जिला स्तरीय हो, अनुमंडल हो, प्रखंड हो, ये जितने भी स्तर पर सब जगह पर एफआरसी सेल आपका बनाया जाएगा। और जो भी ग्राम स्तर की जो समितियां बन रही हैं, जो भी दावा पेश करेंगी, उनको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा, इसी सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इस तरह से। तो यही है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो अबुआ वीर दिसोम अभियान है किसके लिए है तो वन अधिकार के लिए है। और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और ये समिति लगभग 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा बनाई जाएगी। और यहाँ पर होने वाला क्या है तो जो उपायुक्त हैं यानी जो कमिश्नर हैं वो ज़िलों में अक्टूबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में जो भी जिला में वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं या जो राजस्व अधिकारी हैं उनसे बातचीत होगी। और एक भू अभिलेख, यहाँ पे फॉरेस्ट मैप भी तैयार किया जाएगा और एफआरसी सेल भी बनाया जाएगा तीनों स्तर पर, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है राज्य स्तरीय खेलो झारखंड कबड्डी प्रतियोगिता। ये शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है तो रांची के ये हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये राज्य स्तरीय है खेलो झारखंड कबड्डी प्रतियोगिता, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ खास नहीं है, यहाँ पर कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं वही है, तो ज़्यादा काम करनी है, बस याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है तो रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में हुआ है। आगे चलते हैं, झारखंड के जमशेदपुर में देखिए राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ। तो आप जानते होंगे कि केंद्रीय जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वो कौन है, अर्जुन मुंडा है। और अभी अर्जुन मुंडा को एक और मंत्रालय दिया गया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आगे देख सकते हैं कि झारखंड का जो जमशेदपुर है, यहाँ पर आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है तो ये जमशेदपुर में किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस कार्यक्रम में क्या हुआ है कि जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जिसको हम लोग ट्राइफेड कहते हैं, तो इसी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक है, ट्राइफेड के द्वारा। और आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके जो शिल्प हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनका कल्चर, उनके व्यंजन और वाणिज्य, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रखा जाता है एक साथ, और उसी विरासत को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है इस आदि महोत्सव में। इसके अलावा जो पीबीटीजी समूह हैं, यानी जो कमज़ोर जनजातीय समूह हैं विशेष रूप से, उन पर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। और वंधन विकास केंद्रों के जो लाभार्थी हैं उनको भी यहाँ पर उनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो कलाकार उससे जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और कई यहाँ पर स्टॉल लगाए गए, तो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी जनजातियों से संबंधित जो कपड़े हैं, पेंटिंग्स हैं, आभूषण हैं, धातु हों या बेंत या बांस या कोई उनकी व्यंजन हो, ये सभी को यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, ये किया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया, याद रखिएगा जमशेदपुर में मनाया गया है। और इसमें पीबीटीजी वन धन विकास केंद्र, इन पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा ट्राइफेड के द्वारा इसका आयोजन जो है वो हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, युवा प्रतिभा के शीर्ष 20 प्रतिभागियों में एक रांची के युवा हैं जिनका नाम है अंकित, तो इनका चयन हुआ है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है
कि भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया था राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता युवा प्रतिभा, और इसमें शीर्ष 20 यानी देश से 20 लोगों को चुना गया था। और उसमें रांची के एक कलाकार हैं, युवा कलाकार, नाम है इनका अंकित, तो इनका चयन हुआ था, तो याद रखिएगा। और इसमें आगे जो है ये एक इवेंट है जो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, वो सारा है। और अंकित हैं कौन, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ये BIT मेसरा से इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई करी है, और आगे ये वाटर पेंटिंग जो है वो बनाते हैं, या ऑयल पेंटिंग, ये दोनों बनाते हैं। चारकोल पोर्ट्रेट कला में ये माहिर है। इसके अलावा भी इनको एक अवार्ड मिल चुका है 16 में, देख सकते हैं, झारखंड फाउंडेशन सिटीजन पुरस्कार, तो ये मिल चुका है। तो अंकित को याद रखिएगा, युवा प्रतिभा टॉप 20 में ये शामिल है। अगला है ए हेल्प। तो ये ए हेल्प क्या है, तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो ये है एनिमल हेल्प, ठीक है, एनिमल को हेल्प, एनिमल हेल्प इसका पूरा फुल फॉर्म है। और ये उत्तराखंड के द्वारा और भी कई राज्यों के द्वारा लाया गया है, तो झारखंड सरकार भी इसको आगे बढ़ा रही है। तो जो पशुपालन डेयरी विभाग है वो भारत सरकार है, झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू कर रही है। और आप देख सकते हैं कि जो झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री उस समय में थे बादल पत्रलेख, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था कि इसमें क्या क्या किया जाएगा। तो इसमें जो पशुओं से संबंधित रोग नियंत्रण है उस पर ध्यान दिया जाएगा, पशुओं की टैगिंग की जाएगी, और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों के दरवाजे तक आप देख सकते हैं कि पशु चिकित्सा की सेवाएं जो है पहुंचाई जाएंगी, और पशु सखियां की भी नियुक्ति होगी। ये पशु सखियां क्या करेंगी, तो किसानों को जागरूक करेंगी कि किस तरह से आप जानवरों को अच्छे से रख सकते हैं, उनका देखभाल कर सकते हैं, उसके बारे में ये बताएंगी, ठीक है। तो यही है। इसके अलावा चिकित्सा से संबंधित कई तरह की यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। प्राथमिक सेवा प्रदाताओं के रूप में कई लोगों को जोड़ा जाएगा, कई पशु चिकित्सा संस्थानों को जोड़ा जाएगा, और पशुधन मालिकों के बीच जो एक गैप बना हुआ है उसको भरा जाएगा, ताकि पशुओं का इलाज जो है वो सही समय पर हो सके, सटीक हो सके। तो पशुपालन और डेयरी विभाग ये ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, इसको याद रखिएगा। और कई राज्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे राज्यों ने पहले ही इसको कर दिया है, अब झारखंड भी अपने यहाँ पर कर चुका है, तो यही है। इसके अलावा पशुपालन डेयरी विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत जो DASD है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो इसके बीच समझौते के तहत इसको लाया था। तो नाम से ही लग रहा है ए हेल्प, एनिमल हेल्प, तो यहाँ पर एनिमल का, जानवरों का हेल्प किया जाएगा, यही है। आगे चलते हैं, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है अमृत। अमृत या अमृत जो कहें, 500 शहरों में देखिए झारखंड के 5 शहर शामिल हैं। तो क्या है अमृत, तो ये है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो है, ठीक है, हाउसिंग वाला जो मिनिस्ट्री है, वो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन यानी जो सिटी में जो चेंजेस लाने के लिए अटल मिशन लेकर आया था अमृत। और इसमें 500 शहरों को चुना गया है, जिसमें झारखंड के 5 शहर हैं। पूरे देश भर के 500 हैं, झारखंड के 5 हैं। कौन कौन है, तो देवघर, मधुपुर, बासुकीनाथ, गोड्डा और महागामा, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखना है। कौन कौन, देवघर, मधुपुर, बासुकीनाथ, गोड्डा और महागामा। तो कैसे याद रखें, तो देखिए झारखंड के आप जानते हैं कि देवघर और बासुकीनाथ ये दोनों तीर्थ स्थल हैं जो सबसे फेमस है। तो एक तो ऐसे याद रखिए कि इसका विकास तो किया ही जाएगा। इसके अलावा मधुपुर है, फिर गोड्डा है, फिर महागामा है। तो ये थोड़ा सा आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। ये 2 आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा फेमस स्थल हैं झारखंड के दृष्टिकोण से। या देवघर तो आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय आवासन और जो शहरी कार्य मंत्रालय है, ये गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 5 शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए पहले फेज में इतने रुपए दिया है। यहाँ पे होगा क्या, तो इन 5 शहरों में देख सकते हैं पानी की आपूर्ति की जाएगी, सीवरेज व्यवस्था को सही किया जाएगा, शहरी परिवहन, पार्क, आधारभूत संरचना और जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, एजुकेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यही है। और यहाँ गरीबों और वंचित वर्गों के लिए विशेषकर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ताकि सभी के लिए जो जीवन का गुणवत्ता है उसमें सुधार हो, वही है। और आप देख सकते हैं कि अमृत मिशन का उद्देश्य क्या है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अमृत मिशन का जो उद्देश्य है कि हर घर में पानी चाहिए, इसके अलावा सीवरेज कनेक्शन होने चाहिए, इसके अलावा हरियाली बढ़िया तरह से होना चाहिए, और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थान विकसित करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो शहरों में आजकल भीड़ भाड़ आप देखते हैं उसको यहाँ पर हटाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खुलापन थोड़ा सा इस शहर में रखा जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा और गैर मोटर चालित परिवहन के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो, इस तरह से। तो यही सब है, जो तूफान जल निकासी या जो भी है, जिस तरह से भी आप शहर को साफ़ कर सकें, वो हर चीज़ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए यहाँ पर कुछ अनुकूल सुविधाओं
या पार्कों को बनाया जाएगा और इसके लिए कुछ 2.5% ज़्यादा आवंटन किया जा रहा है। बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और मिशन में 500 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ 1 लाख से जो भी अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे हैं वो शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो जो नगर पालिकाएँ हैं वो तो शामिल ही हैं, इसके अलावा 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो शामिल हैं या कस्बे हैं वो शामिल। ये शुरू कब हुआ था? तो ये 15-16 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 19-20 तक चलने वाला था, फिर इसको आगे बढ़ाया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें 50-50 का देख सकते हैं वेटेज है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, राज्य और केंद्र का 50-50 यहाँ पर वेटेज दिया गया। और ये है इसका की फीचर कि यहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा। जैसे पानी का हमने बात किया कि वाटर सप्लाई यहाँ पर रहेगा, सीवरेज फैसिलिटी यहाँ पर अच्छे से रहेगी। इसके अलावा जो भी पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले हैं, नॉन मोटराइज्ड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, पार्किंग वगैरह को। और वही है ग्रीन, यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाएगा आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो भी वाटर ड्रेनेज है, फ्लडिंग जो हो जाता है आजकल, उसको रिड्यूस करने का प्रयास किया जाएगा। अगला है झारखंड में होगा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। तो इसको याद रखिएगा कि रांची के उपायुक्त कौन है? तो राहुल कुमार सिन्हा है। तो सभी वीडियो को इन्होंने कहा है कि ये मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे कराया जाएगा। यही है, कुछ खास नहीं है। और ये कुल 5 स्तर पर होगा। ये 5 स्तर कौन कौन है? तो पंचायत, इसके बाद आता है प्रखंड, फिर जिला, फिर जोनल, फिर राज्य। इस तरह से सभी स्तरों पर इसको कराया जाएगा। तो यही है, और कुछ खास इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड ने देखिए मुख्यमंत्री ने झारखंड के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को कुछ पुरस्कार दिया है, तो इसको देखते हैं। तो रांची का जो खेलगांव स्थित हरिवंश राय टाना भगत इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे ये सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है और कई खिलाड़ियों को जो पुरस्कार है वो दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब भी यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, ताकि जो खेल संस्कृति है इसको बढ़ावा दिया जाए। तो सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब याद रखिएगा। और प्रत्येक क्लब, इस तरह के जितने भी क्लब बनेंगे पंचायत स्तर पर, इनको 25,000 रुपये की अनुदान राशि देने की भी बातचीत हुई है। और जो भी इससे युवा खिलाड़ी जुड़ेंगे उनके लिए एक स्पेशल सहाय योजना की शुरुआत की जा रही है। तो याद रखिएगा, सहाय योजना ये किन क्षेत्रों में चलेगी? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में युवाओं को खेल से जोड़ा जाएगा, ताकि उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो। और इसके लिए जो योजना शुरू की जा रही है सहाय योजना है। और इसमें 75,000 खिलाड़ियों ने सहाय प्रतियोगिता में पिछली बार भाग लिया था। और इसको पहले 5 जिलों में शुरू किया गया था, अब 7 जिलों में इसको शुरू किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सहाय योजना क्या है? तो नक्सल प्रभावित जिलों में जो युवा रहते हैं उनको खेल से जोड़ना यही है। और ये करीब 7 जिलों में शुरू किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। फिर आगे चलें तो पहली बार देखिए हॉकी इंडिया और राज्य सरकार द्वारा झारखंड विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2023, इसका आयोजन रांची में ही होना था। तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हॉकी इंडिया और राज्य सरकार द्वारा इसको आयोजित किया गया था, झारखंड विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023। इसके अलावा सीएम ने कहा कि जो खेल विभाग ने जोहार खिलाड़ी एक पोर्टल भी बनाया गया है खिलाड़ियों के लिए, तो इसको याद रखिएगा। और ये पोर्टल को कहा गया है कि ये ऐसा देश का पहला पोर्टल है जहाँ खेल और खिलाड़ियों का डेटा सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पर्यटन, कला, संस्कृति और जो खेलकूद और युवा कार्य मंत्री थे उस समय में हफीजुल हसन, तो उन्होंने नई खेल नीति बनाने के बारे में भी बात की थी कि उसके बाद ही किस तरह से लोगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इंस्पायर अवार्ड की बात करते हैं। तो इंस्पायर अवार्ड जो है मानक के अंतर्गत आइडिया देने के मामले में झारखंड देश भर में 6ठे स्थान पर पहुँच गया है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो भारत सरकार चलाई थी कि इंस्पायर अवार्ड मानक, इसको कहते हैं मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो इसमें आइडिया देने के मामले में झारखंड पहुंच गया है 6ठे नंबर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये आइडिया कौन दिया है? तो बच्चे दिए हैं। तो बच्चों ने अपना जो वैज्ञानिक सोच है उसको यहाँ पर दिखाया है, उसी के बारे में है। इसमें देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो पलामू से हुआ था। पलामू के बच्चे जो हैं ज़्यादा आइडिया दे रहे हैं। इसके अलावा फिर गिरिडीह के बच्चे आइडिया ज़्यादा दे रहे हैं, फिर बोकारो। और रांची जो है इस आइडिया देने के मामले में 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये है। और सबसे ख़राब में आपका लातेहार है, फिर रामगढ़ है और फिर पाकुड़ है। तो लातेहार सबसे ख़राब स्थिति में है, आइडिया नहीं दे पा रहा है। यहाँ के बच्चे आइडिया नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि पलामू के बच्चे ज़्यादा आइडिया दे रहे हैं। और झारखंड बिहार से इस मामले में आगे है, उड़ीसा से थोड़ा पीछे है। ये सब है, तो ज़्यादा खास काम का नहीं है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो राजस्थान से हुआ है, यानी राजस्थान के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आइडिया देने वाले हैं। ठीक है, तो यही है। और जो भी बच्चे चुने जाएंगे उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। ये सब छोड़िए, आगे आते हैं।
तो रांची के देखिए 7 वर्षीय छात्र विवान को मिला है स्टार आर्टिस्ट अवार्ड। तो ये कहाँ के हैं? तो रांची के रहने वाले हैं, 7 वर्षीय छात्र हैं, नाम है विवान शौर्या। और इनको क्या मिला है? तो विश्व की प्रतिष्ठित एक चित्रकला प्रतियोगिता है पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट, तो इसमें इनको ब्रिलियंस 2023 में स्टार आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया। ठीक है, और 100 में से इन्होंने 92 अंक लाया था, किससे? 6 से 10 वर्ष के वर्ग वाले में। ठीक है, क्योंकि ये 7 साल के हैं तो 6 से 10 वाले ग्रुप में थे, और 100 में से 92 ला के इनको ये अवार्ड दिया गया। और यहाँ पे 38 देशों के 1100 से अधिक प्रतिभा जो हैं उन्होंने भाग लिया था। तो ये कोई छोटा मोटा प्रतियोगिता नहीं था, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे देशों के बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया था, जिसमें विवान शौर्या ने कमाल कर दिया है और ये जो है स्टार आर्टिस्ट अवार्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा भी ये काफ़ी फेमस रहे हैं, कई जगह पे आप देख सकते हैं कि 150 से अधिक इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। और लॉकडाउन में इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हो या जिला स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जे गुरुजी ऐप ये लॉन्च किया गया। तो हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में इसको लॉन्च किया था। जी गुरुजी होगा, जे गुरुजी नहीं। तो इसमें होगा क्या? तो शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है ये स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल ऐप ये तैयार करी है, और ऐप में लॉगिन के लिए अभ्यर्थियों को स्टूडेंट आईडी दी जाएगी और उसी से ऑनलाइन क्लास बच्चे जो हैं कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनाया गया है, यानी 12वीं तक की सभी किताबें भी मिलेंगी, और इसके अलावा चैप्टर के अनुरूप क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसको ऑनलाइन हल भी किया जा सकता है, यानी क्विज भी मिलेगा। तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि छात्रों को एक क्लिक में अब किताब भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाए और सवालों के जवाब भी मिल जाए, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही है। और इसमें देख लीजिए 2700 से अधिक ऑनलाइन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करेगा, टेस्ट वगैरह देगा, तो उनको रैंकिंग भी दिया जाएगा। और यही ऐप है जे गुरुजी या जी गुरुजी ऐप, जो भी आप कहें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 12वीं तक के सब कुछ किताब हो या उसका सॉल्यूशन हो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, और वीडियोज़ भी मिलेंगे। तो ये ऐप है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अब उड़ीसा के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो ये आप जानते होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, तो इन्होंने मुर्मू ने इनको क्या किया है, उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। तो वही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और याद रखिएगा कि झारखंड के ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा 2014 से लेकर 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और ये 2000 में झारखंड के गठन के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सीएम रहे हैं जो 5 साल तक रहे हैं। बाकी जितने भी सीएम रहे हैं आप जानते होंगे कि वो 5 साल पूरा नहीं कर पाए थे, सभी को लगभग बीच से ही कहीं ना कहीं से निकलना पड़ा था। आगे आते हैं। 15 नवंबर को रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन यहाँ पर हुआ है। तो हेमंत सोरेन ने किया है रांची में 15 नवंबर को। अपोलो का है ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो हॉस्पिटल है अपोलो, इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो चेन्नई में है, इसको ध्यान रखिएगा, चेन्नई में है। और आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी, और भी है बहुत सारा बेड वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा, तो ये सब उतना काम का नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, रांची को एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी मिली है। तो याद रखिएगा कि झारखंड की जो राजधानी है रांची में एक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप होगी। कब होगी? तो 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग चैंपियनशिप होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 24 में जो ओलंपिक हो रहा है उससे पहले यहाँ पर होने वाली है, और यहीं से जो खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे वो जाके पेरिस में ओलंपिक में खेलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कहा है कि महिला ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी भारत यानी रांची को सौंपी जाएगी, और पहले ये चीन के सांगझोउ में होना था। तो याद रखिएगा कि चीन के चांगझोउ या झांगझोउ जो भी कहें वहाँ पे होने वाला था, लेकिन अब ये रांची में मरांगोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में होने वाला है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के अलावा 7 देश हिस्सा उसमें ले चुके हैं, आपने देखा भी होगा, और जिनमें से शीर्ष 3 अगले साल के ओलंपिक में जगह को पक्की करेंगे। ठीक है, और एक क्वालिफायर मस्कट ओमान में भी होने वाला है, वेलेंसिया स्पेन में भी होने वाला है, तो वहाँ पे भी खेला जाएगा, और एक भारत में भी खेला जाएगा। और हाल ही में चीन के हांगझाओ में एशियाई खेल हुआ था, इसमें भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर रही थी, और ये पेरिस जो ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई करने से चूक गई थी। तो भारत को यहाँ पर मौका रहेगा कि वो क्वालिफाई करेगी। तो याद रखिएगा चीन के हांगझाओ में एशियाई खेल भी हुआ था, एशियन गेम्स, तो इसमें इंडियन हॉकी वुमेन की जो हॉकी टीम है वो तीसरे स्थान पर रही, लेकिन
पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मौका रहेगा कि वो क्वालिफाई करेगी। तो ये कहाँ होने वाला है? रांची में होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है अबुआ आवास योजना। तो ये क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अबुआ आवास योजना ये है कि आवास, नाम से ही लग रहा है, आवास मुहैया कराने को लेकर इसको बनाया गया है और इसके लिए एक अलग से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाएगा। इसी वजह से ये चर्चा में। तो ये वही है कि जो लाभुक का चयन है या जो भी अनुबंध कर्मियों को रखा जाएगा इसमें, उनकी नियुक्ति वगैरह इसमें की जाएगी और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए की जाएगी। और टारगेट क्या है अबुआ आवास का? तो ये है कि 2026 तक 8 लाख आवासों का निर्माण करना। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भारत सरकार दे रही है वो 2 BHK दे रही है, जबकि झारखंड सरकार ये 3 BHK की बात कर रही है और 2 लाख रुपए की लागत से जो भी राज्य में लाभार्थी हैं उनके लिए घर बनाया जाएगा अबुआ आवास योजना के तहत। तो देख लीजिए, इसके लिए 331 वर्ग मीटर में निर्माण के लिए 100% वित्तीय सहायता कौन दे रहा है? राज्य सरकार ही दे रही है। और लक्ष्य के अनुरूप राशि का प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के वार्षिक बजट में जोड़ा जाएगा इसको। ठीक है, तो यही चीज़ है। और राज्य स्तर पर कार्यक्रम निधि का 2% स्तर पर योजना के प्रशासनिक संचालन के लिए ये खर्च वगैरह किया जाएगा। तो ये उतना काम का नहीं है। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है जो चयन वगैरह का काम करेगी। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा आगे जो है यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स 2024 इंडिया वही होने वाला था जो रांची में। इमेज थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। तो देखिए, प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव पांडे, इनको मिला है लाडली मीडिया अवार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राजीव पांडे जी दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं को मिला है। और ये क्या है? तो देखिए, लैंगिक समानता के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है और एक संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट, तो इससे ये जुड़े हुए हैं। प्रभात खबर के रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव पांडे, तो इनको लाडली मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया। और पॉपुलेशन फर्स्ट जो संस्था है ये लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है और उसी क्षेत्र में ये कई सालों से काम कर रहे हैं। तो इनको ये चीज़ें, मतलब इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा। और कुछ खास इसमें नहीं है। पिछले वर्ष में देखिए, प्रभात खबर के एक और पत्रकार थे गुरु स्वरूप मिश्रा, इनको भी ये अवार्ड दिया गया था और इस साल इनको दिया है पांडे जी को। नाम है राजीव पांडे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रभात खबर रांची यूनिट के जो संवाददाता राजीव पांडे हैं, इनके द्वारा प्रकाशित एक हुआ था घरेलू कामगारों पर एक स्टोरी इन्होंने लिखी थी। और घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, नहीं छुट्टी मिलती है, न उचित मेहताना, ये चीज़ उनका हेडिंग था, आप देख सकते हैं। इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है राजीव पांडे को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ था बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के जो कुलपति हैं देव स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र कोष के पॉलिसी और साझेदारी प्रमुख ये हैं। इन लोगों ने इनको राजीव पांडे को सम्मानित किया है, ठीक है। इसके अलावा इनको पहले भी चेन्नई के संस्थान रिच द्वारा भी 3 फेलोशिप दिया गया है। 2014 में देखिए टीबी की बीमारी में झारखंड की स्थिति पर, 19 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और 23 में डायबिटीज़ पर भी इनको फेलोशिप दिया गया, ठीक है। तो राजीव पांडे काफ़ी फेमस नाम है, प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं, इन्हीं को मिला है लाडली मीडिया अवार्ड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का डिजी लॉकर नवंबर से ऑनलाइन हो जाएगा। तो जो जैक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, इसके सचिव कौन है? तो याद रखिएगा SD तिग्गा है। तो इन्होंने बताया कि अब डिजी लॉकर हम लोग यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें छात्र छात्राओं का जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहीं पे मिलेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहीं से आप मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र अगर आपका खो जाता है तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। और वेरिफिकेशन सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ये सारा चीज़ें, बाकी यहाँ पे छात्र छात्रा अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पास करने का वर्ष, ये सब डाल सकते हैं। डालने के बाद इनको सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो वही है जो टाइम लगता था डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने में, वो कम लगेगा। इसके अलावा सुधार उधार भी आप देख सकते हैं कि छात्र इसे ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं, तो सुधार भी हो सकता है। तो ये सारा सर्टिफिकेट दिया गया है, ये सारा फैसिलिटी दिया गया है जैक की तरफ से, तो डिजी लॉकर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मुख्यमंत्री झारखंड के सबसे लंबे पुल, वो 21 अन्य योजनाओं का शिलान्यास इन्होंने किया है। तो ये हेमंत सोरेन ने कहाँ किया? तो दुमका के कुमड़ाबाद में मयूराक्षी नदी पर बनाए गए ये राज्य का सबसे बड़ा पुल है, ध्यान रखिएगा।
तो इसका शिलान्यास इन्होंने किया है। राज्य का ये सबसे बड़ा पुल है और यह है कहाँ पर, तो यह है मयूराक्षी नदी पर दुमका के कुमड़ाबाद में, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है तो देख लीजिए, पुल की लंबाई है 2.34 किलोमीटर, हो सकता है पूछ लिया जाए। और इस पुल का नामकरण किया गया है दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से, ठीक है। तो शिबू सोरेन सेतु इसका नामकरण किया गया है। पुल की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर यानी 2.34 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और ये जो पुल है दुमका, मछलिया और रानेश्वर प्रखंड के दर्जनों गाँव के लोगों के लिए आवागमन जो है वो सुगम हो जाएगा। और इससे काफ़ी क्षेत्र में ऐसा कहा जा रहा है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से हमने ये कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की बात की है। देखिए, ये जो भी करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सेलेक्टिव है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको पता है एक दिन में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन सभी काम के नहीं होते। जो काम के हैं उन्हीं की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन अगर बनने वाला होगा तो बनेगा। ऐसे आप अगर 2021 का PYQ उठा के देखेंगे तो झारखंड करंट अफेयर से काफ़ी कम मात्रा में, एक या दुक्का आप कह सकते हैं नहीं के बराबर क्वेश्चन आए। लेकिन फिर भी अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो यहाँ से उम्मीद है कि आप अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छा स्कोर करेंगे और यहाँ से इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा। आपको डिटेल में भी करवाया जा रहा है, तो वीडियो को रिवाइज कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।